दोस्तों, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर हमेशा वही नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो। कभी कभी सबसे खतरनाक वो होता है जो घायल हो, जो भूखा हो, जो दर्द में हो और जिसे अचानक पता चल जाए कि इंसान को मारना हिरण या सांभर को मारने से कहीं आसान है। आज की कहानी किसी साधारण बाघ की नहीं है। ये उस बाघिन की कहानी है जिसका नाम बाद में पूरे कुमाऊं, नेपाल और भारत के पहाड़ी इलाकों में खौफ बन गया था। वो थी चंपावत की बाघिन। लेकिन हम उसकी सैकड़ों हत्याओं की बात नहीं करेंगे। हम जाएंगे उस भयावह शुरुआत तक, उस दिन तक जब शायद उसने पहली बार इंसान को सिर्फ दुश्मन नहीं, शिकार की तरह देखा था। ये कहानी है उसके पहले संभावित मानव शिकार की। एक ऐसी घटना जो शायद किसी ऊंची घास, किसी जंगल की पगडंडी, किसी हाथी की चिंगाड़ और एक घायल शिकारी की भूख के बीच घटी होगी। तो आइए धीरे धीरे, मिनट दर मिनट उस सुबह में उतरते हैं जहां एक आदमी जो कभी निकला तो था घर से, लेकिन कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचा। जंगल ने उसे कभी लौटने ही नहीं दिया। उस दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ था। रात पूरी तरह से गई नहीं थी। पहाड़ों की ढलानों पर धुंध अभी भी अटकी हुई थी। घास की नोकों पर ओस मोतियों की तरह चमक रही थी, लेकिन सूरज निकला ही नहीं था। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस भी सफेद धुएं जैसी दिख रही थी। नेपाल और कुमाऊं के बीच फैला वो इलाका घने साल के जंगलों, झाड़ियों, पथरीले ढलानों और लंबी घासों से भरा हुआ था। यहां सुबह का मतलब पक्षियों का शोर नहीं था, बल्कि एक धीमी चेतावनी थी कि जो भी जीव रात से बच गया उसे दिन भी सावधानी से काटना होगा। एक छोटे से गांव में मिट्टी और पत्थर के घरों के बीच एक आदमी जाग चुका था। वो कोई शिकारी नहीं था, वो कोई सैनिक भी नहीं था और किसी कहानी का बहादुर नायक भी नहीं था। वो था बस एक साधारण आदमी, एक आम आदमी। शायद वो घास काटने वाला था, या फिर था शायद लकड़ी बीनने वाला। शायद खेत और जंगल के बीच रोज की जिंदगी जीने वाला इंसान। उसकी पत्नी अभी चूल्हा सुलगा रही थी। उसके बच्चे घर के कोने में सोए हुए थे। एक बूढ़ी माँ धीरे से खांस रही थी और वो आदमी अपनी कमर पर रस्सी बांधते हुए दरवाजे के बाहर आकर आसमान देखता है। आज उसे जल्दी निकलना है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के लोगों की जिंदगी में जंगल सिर्फ डर नहीं होता, जरूरत भी होता है। घास चाहिए, जलावन चाहिए, पत्ते भी चाहिए, पशुओं के लिए चारा भी चाहिए। हालांकि गांव में यह बात फैली हुई थी कि इधर जंगल में एक बाघिन घूम रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि उसने मवेशियों को उठाया है, कहीं इंसान को ना उठा ले। कुछ ने कहा उसे शायद गोली लगी हुई है। कुछ ने यह भी कहा कि उस बाघिन का चाल चलन अब बदल गया है। इंसानों को देख के घूरती रहती है, डरती नहीं है। लेकिन पहाड़ का गरीब आदमी डर से ज्यादा पेट को जरूरी समझता है। वो आदमी अपने हाथ में हंसिया लेता है, कंधे पर बांस की टोकरी टांगता है। पत्नी एक बार उसे देखती है, जैसे कहना चाहती हो जल्दी लौटना। वो हल्की सी मुस्कान देता है। उसे क्या पता, ये उसकी आखिरी सुबह है, ये उसकी आखिरी मुस्कान है। वो आदमी घर से निकलता है, चल पड़ता है जंगल की ओर। उस जंगल की ओर जहां ऊंची घास के बीच ओस अभी तक भारी है। वहां पर एक बाघिन लेटी हुई है, लेकिन ये कोई स्वस्थ रानी जैसी शिकारिन नहीं है। ये एक पीड़ित शरीर है। उसकी चाल में अकड़न है, सांस गहरी है, कभी कभी
वो अपने जबड़े को अजीब तरह से हिलाती है। कंधे या दांत में शायद पुराना जख्म है। संभव है किसी शिकारी की गोली लगी हो। संभव है किसी साही के कांटे चुभे हों। संभव यह भी है कि किसी बड़े शिकार जैसे जंगली सुअर ने उसे घायल कर दिया हो। जंगल में चोट का मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता। चोट का मतलब है अब तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी रफ्तार कम हो गई है। तुम्हारा छलांग मारना कमजोर हो गया है। तुम्हारे दांत, जबड़े या पंजे अब हर बार कामयाब नहीं होते। एक स्वस्थ बाघ सांभर का पीछा कर सकता है, जंगली सुअर को गिरा सकता है, नीलगाय, हिरण और यहां तक कि कभी कभी छोटे भैंसे तक को गिरा सकता है। बस मौका मिलना चाहिए और दिन उस बाघ का होना चाहिए। लेकिन घायल बाघ, उसे हर दौड़ भारी लगती है। हर हमला एक जुए जैसा लगता है। उस बाघिन ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो बुरी तरह से भूखी थी। कभी कभी छोटे मोटे खरगोश जिन्हें उसने धोखे से पकड़ लिया था, उसे जिंदा रखे हुए थे। भूख जब 3 दिन पुरानी हो तो शरीर कमजोर होता है। भूख जब 5 दिन पुरानी हो तो दिमाग बदलने लगता है। लेकिन इसकी भूख पता नहीं कितने दिन पुरानी थी। इसका शरीर भी कमजोर था, दिमाग भी बदल गया था। अब इसकी सोच भी बदल रही थी। उसकी नाक हवा सूंघ रही थी। उसे कोई गंध समझ में आ रही थी। गीली मिट्टी, सड़ते हुए पत्ते, हाथी की गंध, हिरण की बहुत ही हल्की सी गंध और दूर कहीं इंसान की गंध। बाघ के सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती। बहुत दूर तक का वो सूंघ नहीं सकता। लेकिन यह इंसान बहुत ज्यादा दूर था भी नहीं। सामान्यतः बाघ इंसान की गंध से बचते हैं। लेकिन जब भूख और दर्द दोनों मिल जाएं, तो जंगल के नियम नरम पड़ने लगते हैं। वो अभी हमला नहीं करती है, बस सिर उठाकर सुनती है। घास के उस समंदर में उसकी धारियां उसे गायब कर देती हैं। दूर से देखने वाला समझेगा यहां कुछ है ही नहीं, लेकिन वहां पर तो शायद अब मौत लेटी हुई है। उधर वो आदमी पगडंडी पर बढ़ रहा है, जंगल की तरफ, शायद अपनी मौत की तरफ। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चटकते हैं। वो रास्ते को जानता है, शायद बरसों से आता जाता रहा है। कौन सी ढलान पर फिसलन है, कहां पर बांस घना है, कहां घास बेहतर मिलती है, वो सब जानता है। सूरज की पहली हल्की रोशनी अब पहाड़ियों की धार पर उतर रही है। जंगल जाग रहा है। ऊपर से किसी लंगूर की आवाज आती है। दूर किसी मोर की पुकार आती है। झाड़ियों में कोई तीतर फड़फड़ाता है। आम दिन होता तो ये आवाजें जंगल की सामान्य धड़कन लगती, लेकिन आज इनमें बेचैनी का एक पतला धागा है। वो आदमी एक जगह रुकता है, मिट्टी छूकर देखता है, नमी है। शायद यहां से हाथी गुजरे हैं, पास से ही मवेशी भी गुजरे हैं, लेकिन ये क्या, पास में बाघ का पंजा, वो भी ताजा। उसके मन में विचार आता है, आगे खतरा है, क्या वापस लौट चलूं? लेकिन फिर मन में दूसरी बातें आती हैं। घर में तो नमक भी नहीं है, बच्चे की किताबें लानी है, बीमार माँ के लिए दवाई लानी है। अगर थोड़ी ज्यादा घास मिल गई तो ये सब कुछ आ जाएगा। अगर कम ही काट पाया, कम से कम नमक रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। ज्यादा घास मिल जाएगी तो पत्नी बहुत खुश होगी। आम इंसानी जिंदगी का यही सबसे दुखद सच है। मौत आने से पहले आम आदमी घर की जरूरतों की बातें ही सोच रहा होता है। उसका दिमाग उसे बोलता है कि रुक जा, आगे मत बढ़, आगे खतरा है। बाघिन के ताजे पंजों के निशान हैं। उसे मालूम है कि घायल बाघिन इस इलाके में घूम रही है। वो बाघिन जिसे शायद बंदूक की गोली ने घायल किया है। वो बाघिन जिसका की तरीका, नजरिया बदल गया है इंसान को देखने का, जो ढीठ हो गई है। लोग कह रहे हैं इंसानों को घूरने लगी है। वो बाघिन
जो कि मौत का दूसरा नाम है। लेकिन पापी पेट का सवाल है, वापस लौटेगा तो खाएगा क्या? मौत तो तब भी आएगी, धीरे धीरे। घर की जिम्मेदारियां उसके ही ऊपर तो हैं, आगे तो बढ़ना होगा। जरूरी नहीं कि मौत उसका इंतजार ही कर रही हो सकता है वो अच्छी घास, काफी सारी घास लेके घर वापस चला जाए। कुछ दिनों के लिए घर में काफी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। वो आदमी आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां घास बहुत ऊंची है। कुछ जगह उसकी ऊंचाई आदमी के कंधे तक है, कहीं कहीं तो उससे भी ऊपर। बीच से एक सकरी पगडंडी निकलती है, उसके दोनों तरफ घास की दीवारें हैं। ऐसी जगह बाघों को बहुत पसंद होती है, और ये बात उस आदमी को अच्छे से मालूम है। बाघ यहां पर देख सकते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। लेकिन घास बड़ी अच्छी है, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उसी घास में अपनी कमर से रस्सी खोल के नीचे रखता है, दराती उठाता है और फिर शुरू करता है घास को काटना। हंसिए की आवाज, चक चक चक, वो आवाज पड़ती है बाघिन के कानों में। वो आदमी अभी भी तेजी से घास को काट रहा है, अंदर से डरा हुआ है। उसे पूरा आभास है मौत यानी बाघिन आस पास हो सकती है। वो सोच रहा है जितनी जल्दी हाथ चलाएगा उतनी जल्दी काम हो जाएगा, वो निकल जाएगा अपने घर को, अपने परिवार के पास। उसके घास काटने से आ रही है घास की खुशबू। उसके ओस से भीगे हाथ उतनी तेजी से चल नहीं पा रहे जितनी तेजी से वो चाहता है। वो तेजी से हाथ चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम उसकी ये हरकत कोई सुन रहा है। उसे यह भी नहीं मालूम कि अब उसकी मौत ने उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया है। जंगल सीधे हमला नहीं करता है, पहले वो संकेत देता है। सबसे पहले पक्षियों की आवाज बदलती है, फिर लंगूर बोलना शुरू करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। फिर हवा भी जैसे थम जाती है। वो आदमी तेजी से काम करते करते, घास काटते काटते एक पल को रुकता है। कुछ अजीब है, उसे लगता है जैसे घास के उस पार कुछ सरका है। फिर उसने सोचा शायद हवा होगी, या फिर कोई जंगली सुअर होगा, या फिर शायद कुछ भी नहीं होगा, मन का वहम। वो फिर काम शुरू करता है, क्योंकि उसे जल्दी से घास काटनी है, घर जाना है, जरूरत का सामान लाना है भाई। लेकिन अब डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर आई है। दूर से आती है एक हाथी की मंद आवाज। ऐसा लग रहा है वो हाथी शांति के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी शांति किसी ने भंग कर दी, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। अगर पास में कहीं हाथी हैं तो वो अक्सर बाघ की मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं। उनकी बेचैनी जंगल के लिए अलार्म जैसी होती है। हाथी की ये आवाज भी परेशानी वाली आवाज थी। वो आदमी इस बात को भी जानता था। अब वो बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे लग रहा था उसकी मौत पास में ही है। उसने सोचा कि चलो बहुत ज्यादा घास नहीं तो जितनी काट ली है उतनी ही लेके जल्दी से यहां से निकल जाता हूं। कम से कम नमक रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। बच्चे की किताबें, मां की दवाई बाद में देख लूंगा। अब वो आदमी घास का गट्ठर बांधने की तैयारी कर रहा है। वो झुकता है, घास को समेटता है। घास की हल्की सी आवाज होती है, लेकिन उस आवाज में एक आवाज और सुनाई दी। उसके मन को यकीन नहीं हुआ। वो बार बार कह रहा है शायद उसके मन का भ्रम होगा, क्योंकि यह आवाज थी हल्की सी गुर्राहट की आवाज। एक धीमी दबी हुई गुर्राहट, इतनी धीमी कि उस आदमी को फिर लगा कि शायद ये उसका भ्रम था। वो फिर जल्दी जल्दी घास का गट्ठा बनाने की कोशिश करता है। अब की बार थोड़ी तेज आवाज आई। ये भ्रम नहीं था, क्योंकि वो आदमी जंगल जानता है, हर आवाज पहचानता है। अब उसका हाथ हंसिए पर कस जाता है। उसने रस्सी छोड़ दी, घास का गट्ठा छोड़ दिया। वो धीरे धीरे सीधा खड़ा होता है। वो जान चुका है उसकी मौत, वो बाघिन कहीं आसपास नजदीक ही है, उसके ऊपर हमला करने वाली है,
और अब वक्त आ चुका है मुकाबले का। वो आदमी सीधा खड़ा हो जाता है, उसकी आंखें घास की दीवारों को टटोलती हैं। कुछ दिख नहीं रहा, बस ओस से भीगी तिनकों की कतारें हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल अब पहले से तेज धड़क रहा है। अब उस आदमी के दिमाग में कई बातें चल रही हैं। वो सोच रहा है, भागूं, चिल्लाऊं, पेड़ तक भाग कर चढ़ूं, रुकूं। लेकिन ऊंची घास में एक समस्या होती है, तुम्हें दिशा नजर नहीं आती। और बाघ को यही चाहिए। उसके कान अब हर हलचल सुन रहे हैं और तभी एक दहाड़, करीब से, बहुत करीब से, इतनी करीब कि उसकी आत्मा कांप उठी, शरीर कांप उठा, घास भी कांप उठी। बहुत सारे लोगों का शेर की दहाड़ को सुनकर शरीर सुन्न हो जाता है, दिमाग काम करता है, लेकिन हाथ पैर दिमाग के आदेशों को मानते नहीं है। लेकिन इस आदमी का शरीर सुन्न नहीं हुआ, उल्टा एकदम सक्रिय हो गया। ये वही क्षण है जब इंसान के भीतर लाखों साल पुराना जीवित रहने का जानवर जाग जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, सांस छोटी हो गई लेकिन तेज हो गई, मांसपेशियां कड़ी हो गई, दिमाग बिजली की तरह से तेज चल रहा था। उसने लात मार के गट्ठर को दूर कर दिया। अब वो पूरी तरह से तैयार था अपनी मौत से लड़ने के लिए। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, अपने कानों से सुन रहा था, आंखें एकदम मुस्तैद थीं। वो हमले का इंतजार कर रहा था, बस उसे यह नहीं पता था हमला होगा कहां से। उसके दाएं कुछ नहीं, उसके बाएं कुछ नहीं, उसके सामने कुछ नहीं। बीच बीच में मुड़ के देखा तो पीछे भी कुछ नहीं। लेकिन उसे अच्छे से मालूम था कि इस घास के झुरमुट में वो अकेला नहीं है, कोई तो है। वो एक कदम पीछे हटता है, फिर दूसरा, लेकिन तभी घास के भीतर एक नारंगी सी चमक, फिर काली धारियों का एक तिरछा पैटर्न। बस एक पल को, और उसी पल उसे समझ में आ जाता है कि बाघ। लेकिन अगले ही पल उसे दूसरी बात समझ में आती है, ये भागने की दूरी नहीं है, उसका सामना हो चुका है। ज्यादातर जानवर इतने नजदीक आ जाते हैं जहां वो छलांग मारकर अपने शिकार को पकड़ ले। उस आदमी को समझ में आ गया था कि वो बाघिन अब उसके इतने नजदीक आ गई है, किसी भी पल उसके ऊपर उछल सकती है। उसने अपनी दराती को मजबूती से पकड़ लिया था। वो चाहता था हवा में उछलती हुई बाघिन की गर्दन काट दे। वो अपने हंसिए को पकड़े हुए एक कदम पीछे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, उसके पांव में तो घास उलझ गई है। उसका बैलेंस गड़बड़ होता है और तभी ऐसा लगा जैसे घास फट गई। एक पीली सी आग की आकृति, काली धारियों के साथ, जिसका मुंह खुला हुआ था, पंजे आगे को निकले हुए थे और आंखें, चौड़ी आंखें सीधे उसी पर थीं। यह हमला गुस्से का नहीं था, यह हमला शिकार का था। बाघिन छलांग लगा चुकी थी। जब बाघ हमला करता है तो इंसान को पूरा दृश्य समझने का समय नहीं मिलता। उसे सिर्फ झटका महसूस होता है, जैसे कोई भारी चट्टान हवा से आकर टकराई हो। बाघिन का पहला पंजा शायद उसके कंधे या पीठ पर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ा, हाशिया हाथ से छूट गया। वो गिरा, शायद घुटनों के बल या फिर पूरी तरह से। उससे पहले कि वो उठे, बाघिन उसके ऊपर थी। एक बड़ा पंजा उसके शरीर को दबाता है, दूसरे पंजे मिट्टी और घास में टिके हैं। उसका सर नीचे झुकता है, जबड़ा उस इंसान की गर्दन की तरफ जाता है। आदमी हाथों से अपने गर्दन के पीछे के भाग को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जंगल का निवासी था। उसे मालूम था कि बाघ गर्दन तोड़कर शिकार को मारता है। बाघिन के मूंछों के बाल आदमी के हाथ से टकराते हैं। उसकी उंगलियां मूंछों के बालों को छूती हैं। शायद वो चिल्लाता है, एक ऐसी चीख जिसे गांव वाले बहुत दूर से भी पहचान सकते हैं। वो मदद करते भी कैसे अगर वो पास भी होते। बाघिन के लिए यह नया अनुभव है, क्योंकि हिरण लात मारता है, जंगली सुअर दांत दिखाता है, सांभर लाते भी मारता है, ताकत भी दिखाता है, सींग भी मारता है। लेकिन ये इंसान, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये तो बहुत धीमा है, बहुत ही नरम है, बहुत ही कमजोर है। वो अपने दांतों से उसकी गर्दन को पकड़ के जोर से दबाती है। ये क्या, आराम से उसके 3.5 इंच लंबे दांत उस आदमी की गर्दन में घुस गए। उसको जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने अपने दांतों को हल्का सा झटका दिया। जैसे ही गर्दन में दबाव पड़ा,
उस आदमी की सांसें रुकने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है। उससे थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ वो हाथी जिसने उसे परेशानी वाला संकेत दिया था, घबरा कर चिंगाड़ता है। उसकी आवाज जंगल को चीर देती है, लेकिन हाथी भी हमेशा हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी अपनी दूरी, अपना डर, अपनी उलझन होती है। कुछ ही सेकंड, शायद 1 मिनट से भी कम, और संघर्ष खत्म। घास फिर हिलती है, फिर शांत होने लगती है। आज जंगल ने एक आदमी निगल लिया, शायद बाघिन ने भी। अब कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है, हमले से भी ज्यादा भयानक, क्योंकि हत्या के बाद शिकारी सीखता है। बाघिन कुछ सेकंड तक उस मृत पड़े शरीर के ऊपर खड़ी रहती है। उसकी सांस तेज है, कान खड़े हैं, आंखें चारों तरफ देख रही हैं। क्या कोई और इंसान है? क्या कोई हाथी आ रहा है? क्या कोई खतरा बाकी है? जब उसे यकीन हो जाता है कि तत्काल तो कोई खतरा है नहीं, तो वो उस शव को सूंघती है। इंसान की गंध उसके लिए नई नहीं है, लेकिन इंसान के निर्जीव शरीर की गंध, ताजे खून की गंध, गले के नीचे नरम मांस, कमजोर प्रतिरोध, ये अनुभव नया है। वो शायद तुरंत खाना शुरू नहीं करती। बहुत से शिकारी पहले शिकार को घसीटते हैं, सुरक्षित जगह ले जाते हैं, विशेषकर अगर आसपास खुला इलाका हो। वो शव को कंधे से पकड़ती है, उठाती है, ऊंची घास के भीतर ले जाती है। मिट्टी पर उस इंसान के पैरों के घसीटने के निशान बनते हैं। कुछ टूटी हुई घास, कुछ खून के छींटे, कुछ बिखरे पत्ते, बस इतने ही चिन्ह रह जाते हैं। उसे यह भी महसूस हुआ होगा कि यह शिकार बाकी शिकारों से अलग था। इसने लंबी दौड़ नहीं लगवाई, इसने दांत या सींग से पलटवार नहीं किया, इसने उसे घायल भी नहीं किया। और यही वो जगह है जहां जंगल का एक नियम टूट जाता है। एक घायल बाघिन के दिमाग में शायद पहली बार यह साफ हुआ है कि इंसान आसान शिकार है। यही सोच बाद में सैकड़ों मौतों की जड़ बन जाती है। उधर गांव में दिन चढ़ने लगा है। उस आदमी की पत्नी ने शायद दोपहर तक उसका इंतजार किया होगा। पहाड़ के लोग समय को सूरज से मापते हैं। जब सूरज ऊपर चढ़ जाए तो उसे लौट आना चाहिए था। जब छाया इतनी हो जाए, अब तक तो उसे दिख जाना चाहिए था। लेकिन उसका आदमी नहीं आया। पहले पहले तो थोड़ी चिंता थी, लेकिन अब चिंता बढ़ गई। अब उसे रोना आ रहा था। जंगल का काम देर करा देता है। शायद बहुत ज्यादा घास मिल गई होगी, शायद मेरा आदमी आता ही होगा। कभी कभी वो लंबा वाला रास्ता भी ले लेता है। आज जरूर वो लंबे रास्ते से आ रहा होगा। फिर उसका बच्चा पूछता है कि बाबू नहीं आए। पत्नी उसके सिर पर हाथ रखती है, रास्ता ही देखते रहती है। कभी छोटा रास्ता, कभी लंबा रास्ता। दोपहर ढलती है, चिंता बढ़ती है। शाम होने लगी। 2-3 आदमी जुटते हैं। कोई कहता है शायद उसका पैर फिसल गया होगा, रास्ते में हाथी मिल गया होगा, ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया होगा, बैठा होगा भी। कोई धीमे स्वर में बोलता है, सुना है उधर बाघिन घूम रही है। यह शब्द हवा को ठंडा कर देता है। 1-2 आदमी लाठी उठाते हैं। कोई मशाल की बात करता है, हालांकि अभी तक शाम पूरी नहीं हुई थी। कोई कहता है अकेले मत जाना, अब खोजी दल बनाना पड़ेगा। और यहीं से गांव की सामूहिक दहशत शुरू होती है। अब 10-15 आदमी पगडंडी पर बढ़ते हैं। उनके हाथ में लाठियां हैं, कुल्हाड़ी है, मशाल है। किसी के पास तो पुरानी बंदूक भी है, जो शायद आवाज ज्यादा और भरोसा कम देती है। वो जोर जोर से पुकारते हैं, अरे वो हरिया, कहां हो, आवाज दो। वो आदमी आवाज नहीं देता, जंगल भी आवाज नहीं देता। वो आवाज बाघिन के कानों तक आ रही है। चलते चलते वो आदमी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर घास काटी गई थी। वहां उन्हें मिलता है पहला निशान, घास का बना हुआ एक गट्ठर, रस्सी, गिरी हुई घास, फिर पास में ही पड़ा हुआ हंसिया यानी कि दराती। अब सब समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। फिर मिट्टी पर खून के निशान, फिर घसीटने के निशान, मुड़ी हुई घास। अब किसी के गले से आवाज नहीं निकलती। एक आदमी नीचे झुककर खून देखता है, उसके हाथ कांपते हैं। दूसरा आदमी बार बार पीछे देख रहा है, कहीं बाघिन अभी भी पास में ही ना हो। वो लोग हिम्मत करके जोर जोर से चिल्ला के, घास को मोड़ के
लाठियों से पीट के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। उस आदमी का एक पैर मिलता है, उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी मिलता है। उसके आगे और ज्यादा खून और ज्यादा घसीटने के निशान। कई बार आदमखोर अपने शिकार को ऐसी जगह ले जाता है जहां इंसान आसानी से ना पहुंच सके। शायद ये दोबारा बागिन ने तब घसीटा था अपने शिकार को जब उसने आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी दूर से। वो समझ गई थी कि उसे शिकार को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। फौज दल और आगे बढ़ने की हिम्मत और डर के बीच झूलता रहता है। जो आदमी सुबह तक उनका पड़ोसी था अब जंगल के लिए भोजन बन चुका है, बाघिन के लिए शिकार बन चुका है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक चेतावनी है और गांव वाले इसे समझ जाते हैं। रात तक गांव में खबर फैल जाती है, उसे बाघ उठा ले गया। घास काटते समय गर्दन पर काटा, घसीट कर ले गई। शायद वही बाघिन थी जिसे गोली लगी थी, वही बाघिन थी जो ढीठ बन गई थी। अब ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा, ये पूरे इलाके का दुख और डर बन गया था। पहाड़ में खबर रास्तों से नहीं, लोगों के चेहरों से फैलती है, गांव के सन्नाटे से फैलती है। एक गांव से दूसरे गांव, एक चरवाहे से दूसरे तक, एक पानी भरने वाली औरत से दूसरी तक। अब हर माँ अपने बच्चे को जंगल के किनारे से दूर रखेगी। हर आदमी लकड़ी लेने जाते समय पीछे बार बार देखेगा। हर औरत समूह में जाएगी और फिर भी जरूरतें तो रहेंगी, जाना तो पड़ेगा। यहीं से आदमखोर का असली आतंक शुरू होता है। वह सिर्फ मारता नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी को तोड़ देता है। और उधर उस बाघिन के लिए एक प्रयोग था जो सफल हो गया था। उसने सीखा इंसान ना तो तेज भागता है, ना जोरदार पलटवार करता है, और अक्सर अकेला मिल जाता है। यानी अब वो बाघिन जिसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, अब उसे जीवन की एक राह मिल गई थी। जंगल में शिकारी वही रास्ता बार बार चुनता है जो सबसे कम जोखिम वाला हो। अगर उसे एक बार सफलता मिल गई तो उसी रास्ते को बार बार चुनता है। दूसरी बार सफलता की संभावना बढ़ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। उस पहले शिकार के बाद बाघिन के भीतर सिर्फ भूख नहीं, एक नई रणनीति पैदा हुई होगी। वो अब सांभर के पीछे लंबी दौड़ लगाने से बचेगी, जंगली सुअर से भिड़ने से बचेगी। वो उन जगहों के करीब जाएगी जहां इंसान रोज आते हैं। घास के मैदान, जंगल की पगडंडियां, पानी के स्रोत, लकड़ी बीनने की ढलाने, मवेशी चराने वाले रास्ते। आदमखोर बनना एक पल में ही नहीं होता, लेकिन इस बाघिन के लिए वो पल आ चुका था जिसने इसकी दिशा बदल दी थी। अब वो चल पड़ी थी आदमखोर बनने के रास्ते पर। उस दिन बाघिन ने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा, उस दिन उसने अपनी शिकार पद्धति बदली। और जब किसी बड़े शिकारी की पद्धति बदल जाए तो पूरे परिदृश्य का संतुलन बदल जाता है। अब जंगल का मालिक वही नहीं रह जाता, अब रास्ते इंसानों के नहीं रहते, अब जंगल इंसान का दोस्त नहीं रह जाता। अब जंगल की हर झाड़ी शक बन जाती है, हर घास का झुरमुट एक छिपा हुआ मुंह लगता है, हर दहाड़, हर चुप्पी, हर टूटी टहनी का मतलब बदल जाता है। और यही शायद चंपावत की बाघिन के आतंक की पहली सीढ़ी थी। तो दोस्तों, ये थी उस भयानक शुरुआत की नाटकीय कहानी, सत्य घटना से प्रेरित, चंपावत की बाघिन के पहले संभावित मानव शिकार की ये कहानी। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक यही हुआ था, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। इतिहास ने उस पहले आदमी का नाम शायद संभाल कर नहीं रखा, ना उसकी उम्र, ना उसका चेहरा, ना उसके घर की पूरी कहानी। लेकिन हम इतना जरूर समझते हैं कि आदमखोर पैदा नहीं होते, अक्सर बनाए जाते हैं। चोट, भूख, असफल शिकार, इंसानी दबाव और अवसर, ये सब मिलकर एक बड़े शिकारी को उस रेखा के पार धकेल सकते हैं जहां से वो जंगल का सामान्य हिस्सा नहीं, एक चलता फिरता आतंक बन जाता है। चंपावत की बाघिन बाद में इतिहास की सबसे कुख्यात आदमखोर बाघिनों में गिनी गई, लेकिन हर आतंकी की तरह उसका भी ये पहला कदम रहा होगा, ये पहला इंसान, ये पहली गलती, एक पहला आसान शिकार। और शायद किसी धुंधली सुबह में, किसी ऊंची घास के बीच, किसी गरीब आदमी ने अपने आखिरी कुछ सेकंडों में ये समझ लिया होगा कि वो जंगल में आया नहीं था, वो जंगल उसके लिए पहले से इंतजार कर रहा था। शायद
मौत उसका इंतजार कर रही थी। अगर आप जंगल को सिर्फ खूबसूरती से देखते हैं तो आप आधा सच देखते हैं। जंगल सुंदर है लेकिन दयालु नहीं है। यह नियमों पर चलता है और जब दर्द, भूख और मौका एक साथ मिल जाए तो वही जंगल एक शिकारी को बना देता है आदमखोर। गलती एक दूसरे इंसान ने की थी, एक अनाड़ी शिकारी ने की थी जिसने चंपावत की बाघिन पर गोली चलाई थी। उसके जबड़े तोड़ दिए थे, उसके कैनाइन दांत तोड़ दिए थे, लेकिन उस गलती को 436 इंसानों ने भुगता। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंपावत की बाघिन के पहले शिकार की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।